6 माह बाद उनका फ़ोन आया था। मैंने स्क्रीन पर उनका नाम और नंबर देखकर रिसीव किया था। हैरियत तो है, इनके कुछ कहने से पहले ही मैंने सवाल पूछ लिया। ये क्यों पूछ रहे हो? दूसरी जन्म से लीज़ा की वालिदा की आवाज़ है। अब पहले दिन में एक मरतबा फ़ोन ज़रूर किया करती थी, अब 6 माह से फ़ोन ही नहीं किया, तो ये मालूम करना ज़रूरी था। जब मैं कराची में थी, अब मैं इस्लामाबाद में हूँ, लीज़ा की वालिदा ने कहा। फिर तुम्हें रिंग करने की एक वजह यह भी थी कि लीज़ा का नंबर अटेंड नहीं होता था। मैं तो तुम्हारे ज़रिए इसकी हैरियत ले लेती थी, उन्होंने कहा, और इसके साथ ही मैं यादों के समंदर में उतरता चला गया। लीज़ा मेरे बचपन की दोस्त ही नहीं, पड़ोसी भी थी। पहली जमात से हम साथ स्कूल जाते थे। इब्तदा में कभी मेरे वालिद और कभी लीज़ा के वालिद हम दोनों को स्कूल ड्रॉप करने जाते थे। फिर हम मैट्रिक में आए तो लीज़ा के वालिद ने लीज़ा के लिए एक छोटी सी गाड़ी ले ली। लीज़ा ने ड्राइविंग सीख ली और वो मुझे छोड़ते हुए अपने स्कूल जाने लगी। हमारे स्कूल पास पास ही थे, सिर्फ दरमियान में एक सड़क थी। दोनों के स्कूल चर्च के स्कूल थे। मैं सेंट पीटरबर्ग में था और लीज़ा सेंट जोसेफ की तालिबा थी। स्कूल से हम कॉलेज पहुंचे कि लीज़ा के वालिद का इस्लामाबाद ट्रांसफ़र हो गया। एक हफ्ते के अंदर वो इस्लामाबाद चले गए। फिर वहाँ मकान वगैरह का बंदोबस्त करके उन्होंने बेगम और बेटी को भी बुलवा लिया। मगर माँ के जाने के बाद भी लीज़ा इस्लामाबाद नहीं गई। मेरे इम्तिहान है मामा, इसने माँ से कहा। मगर तुम रुकोगी कहाँ? इसकी माँ ने कहा। लीज़ा ने ताहिर के बगैर कहा, मैं हावर के घर रह लूँगी, और मेरी वालिदा ने फौरी तौर पर इसकी मंजूरी भी दे दी। दोनों एक ही क्लास में हैं, अच्छा है, एक दूसरे की मदद कर लेंगे, मेरी वालिदा ने कहा। ये क्या मदद करेगी, बल्कि उल्टा उसका वक्त भी ज़ाया करेगी, लीज़ा की माँ ने कहा। ऐसी बात नहीं है आंटी, मैंने कहा, आप तो हमेशा इसे फेवर करती हैं। लीज़ा ने कहा, क्यों ना करूं, मेरा बेटा जो है, लीज़ा की वालिदा ने कहा और मेरे सर पर हाथ फेरा। आप कहना कुछ और चाह रही थी, लेकिन ज़ुबान से कुछ और निकला, लीज़ा ने कहा, और इसके साथ इसकी वालिदा ने सबूर कर देखा। बस मेरा फैसला ये है कि तुम्हें तुम्हारे नाना के पास छोड़ कर जाऊँगी। लीज़ा की वालिदा ने अपना फैसला सुना दिया। कभी भी नहीं, लीज़ा ने जवाब देने में लम्हा बार की ताहीर नहीं की। बचपन में तो तुम बाग बाग कर उनके घर जाती थी और कई दिन वहाँ रहती थी, लीज़ा की माँ ने कहा। जब मैं छोटी थी, लीज़ा का जवाब था। तो अब क्या फ़र्क आ गया तुम में? लीज़ा की वालिदा ने तुश लहजे में कहा। काश मैं आपको समझा सकती कि मैं वहाँ क्यों नहीं जाती, लीज़ा ने अजीब से लहजे में कहा। अगर तुम्हारे पापा ने सवाल कर दिया कि इसे घर में क्यों छोड़ कर आई हो, जहाँ एक जवान लड़का मौजूद है, लीज़ा की माँ ने एक दूसरे जाविये से वार किया। पापा ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकते, लीज़ा अपनी जिद पर कायम थी। तुम कैसे इतने वसूख से कह सकती हो? लीज़ा की माँ ने एक और सवाल कर दिया। वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और मुझसे ज़्यादा वो हावर को जानते हैं। लीज़ा के लहजे में यकीन था। तुम्हारे इस सिलसिले में बात हुई थी अपने पापा से? लीज़ा की वालिदा के लहजे में शक था। एक बार नहीं, कई बार बात हुई है। लीज़ा ने ऐसी बात की जो मुझे भी नहीं मालूम थी। क्या बात हुई थी? वालिदा ने एक और सवाल कर दिया और लीज़ा इन्हें खामोशी से देखती रही। आपको क्यों बताऊं? कुछ देर तहम्मुल के बाद इसने कहा, इस वक्त तो तुम बच्ची नहीं थी जब वो जिद करके नाना के साथ यूनान गई थी, और इस वक्त तो तुम 14 क्रॉस कर चुकी थी। वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जब तक जिंदा रहूंगी अपनी इस गलती को भुगतती रहूंगी, लीज़ा ने कहा। क्या बकवास कर रही हो? लीज़ा की माँ ने इसे चिढ़ने वाले अंदाज में कहा। काश आपके पास हकीकत जानने वाली आंख होती तो आप जान सकती कि मैं अपने आंसू पीकर किसी से कुछ कहे बगैर हंसती और मुस्कुराती थी, लीज़ा ने कहा। अब ये बेकार की जिद खत्म कर दो और गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें वहीं छोड़ूंगी जिसका मैंने फैसला किया है, लीज़ा की माँ ने कहा। ओवर माई डेड बॉडी, लीज़ा का लहजा तेज़ हो गया। बहन आप ये बहस छोड़ दें, अगर लीज़ा वहाँ जाना नहीं चाहती तो आप जिद क्यों कर रही हैं? अम्मा ने पहली बार मुदाखलत की। वहाँ मेरी बहन है जो कॉलेज में लेक्चरार है, वो इसकी मदद करेगी। लीज़ा की वालिदा भी अपनी जिद पर जमी हुई थी। वहाँ आपकी बहन है तो यहाँ मेरी बेटी, वो भी केमिस्ट्री में MSc कर चुकी है, अम्मा ने कहा। फिर बोले, जहाँ वो हावर को बढ़ा देती है इसे भी बढ़ा दिया करेगी, अम्मा ने कहा। जाओ अपना बैग ले। लीज़ा की माँ की आवाज़ में शिकस्त नुमाया थी। जो कि तुम सोच रही हो ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, लीज़ा की माँ ने इस वक्त कहा, जब लीज़ा अपना बैग खींचते हुए हमारे दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी और मुझे देखकर मुस्कुराई थी। ये पता नहीं चल सका कि वो अपनी जीत पर मुस्कुरा रही थी या अपनी माँ की शिकस्त पर। मैंने मजीद कुछ जाने बगैर लीज़ा की माँ के हाथ से चाबी ली और एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ा। हावर आहिस्ता। मेन रोड पर मैंने रफ्तार बढ़ाई तो लीज़ा की वालिदा ने कहा, वो पैसेंजर सीट पर थी। क्या आपने कभी लीज़ा के साथ सफ़र किया है? मैंने सवाल किया। वो जितनी तेज़ ड्राइविंग करती है इससे मुझे खौफ आता है। मना करती हूँ लेकिन वो मेरी बात सुनती कब है? अभी की बात ले लो, इसने तुम्हारे घर रुकने की अपनी जिद पूरी कर ली है, वरना तुम बताओ कि नाना के घर रुकने से इसे क्या तकलीफ थी? लीज़ा की माँ ने कहा। कोई तो बात होगी जिसके लिए इसने इतनी सख्ती से इनकार किया, मैंने कहा, और इसके साथ रफ्तार में किसी हद तक कमी कर ली। मैंने दबे दबे लफ्ज़ों में लीज़ा की हिमायत की तो आंटी की पेशानी पर बल आ गई। आखिर हो ना तुम उसी के दोस्त, लीज़ा की वालिदा ने कहा। इसकी हिमायत करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते, उन्होंने कहा। आप जानती हैं कि ये सच नहीं है। मैंने दबे लफ्ज़ों में इसकी तरदीद की तो उनकी पेशानी पर सलवटें बढ़ गई। तुम कोई एक मिसाल दे सकते हो कि तुमने इसके फैसले से इनकार किया हो? उनका लहजा न जाने क्यों तेज़ हो गया। एक नहीं 1000 मिसालें दे सकता हूँ कि मैंने इसका फैसला माना है, मैंने कहा, और उनका मुंह बन गया। तुम ये कह रहे हो कि तुमने लीज़ा की ख्वाहिश का एहतराम किया? आंटी ने तीखे लहजे में पूछा। अगर ये नहीं है तो आप ही बता दें कि क्या वजह थी, मैंने कहा, और आंटी मुझे घूर कर रह गई। तुम सिर्फ ये साबित करना चाहते थे कि तुम उसके किस हद तक फरमाबरदार हो सकते हो, लीज़ा की वालिदा ने अपना नुक्ता नज़र पेश करते हुए कहा। अब ये भी बता दें कि इसकी फरमाबरदारी के लिए मुझे क्या हासिल होगा, मैंने सवाल किया, लेकिन आंटी कुछ देर के लिए खामोश हो गई। इससे फौरी तौर पर जो हासिल करना चाहते हो वो तुमने हासिल कर लिया है, आंटी ने कुछ देर बाद कहा। यही कि उसने आज तक आपकी बात नहीं मानी, मैंने कहा। ये तो एक मिसाल है, लेकिन क्या तुम जानते नहीं कि वो किसी इतवार को
जोर देने के बावजूद चर्च नहीं जाती, अलबत्ता तुम्हारी बहन के साथ मजहबी महफिलों में जरूर जाती है। आंटी ने कहा, आप ये तो नहीं कह रही कि मैं उसे चर्च जाने से रोक रहा हूँ। मैंने कहा, मैं ये नहीं कह रही कि तुम उसे रोक रही हो, बल्कि मैं ये कह रही हूँ कि तुम उसे मजबूर नहीं कर रहे कि वो चर्च जाए। आंटी ने कहा, देखें, हम इस बहस में उलझ गए तो आपकी फ्लाइट निकल जाएगी, जबकि मैं इसे अपना फर्ज समझता हूँ कि आपको वक्त से पहले एयरपोर्ट लॉन्च तक पहुँचा दो। मैंने कहा, और आंटी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसलिए तुमने रफ्तार बढ़ाई थी, उन्होंने सवाल किया और मेरी गर्दन अस्बात में हिल गई। वो हंसने लगी। गलती मेरी है, मुझे गाड़ी में बैठते ही तुम्हें बता देना चाहिए था कि लिज़ा के पापा ने अपने दोस्त से कह रखा है कि वो मेरा बोर्डिंग कार्ड निकलवा कर रखे। आंटी ने अपनी गलती मान ली, इसलिए बहस की गुंजाइश नहीं रही थी। हमारी कार एयरपोर्ट में दाखिल हुई ही थी कि एक साहब तेजी से कार की समत बढ़े। वो कस्टम की वर्दी में थे, इसलिए मुझे ये जानने में देर नहीं लगी कि यही वो साहिब हैं जिनसे लिज़ा के वालिद ने बोर्डिंग कार्ड के लिए कहा होगा। आप अकेली हैं? उन साहब ने लिज़ा की वालिदा से कहा। हमसे तो कहा गया था कि 2 बोर्डिंग कार्ड निकलवाने हैं। इन साहब ने बोर्डिंग कार्ड लिज़ा की वालिदा की तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं हुई। आंटी ने कहा, तो घर पर अकेली रहेगी? इन साहब ने दूसरा सवाल किया। नहीं, वो हमारे पड़ोसी हैं, इनके यहाँ रहेगी। लिज़ा की वालिदा ने कहा, आओ हाविर। उन्होंने मुझे मुखातिब किया। ये हाविर है हमारे पड़ोसियों का लड़का, और इसकी एक बड़ी बहन भी है जो MSc कर चुकी है, और आजकल इसकी शादी की तैयारियां हो रही हैं। आंटी ने मेरा और अपिया का एक साथ तारुफ कराते हुए कहा, तुम किस क्लास में हो बेटा? इन साहब ने मुझसे सवाल किया। लिज़ा की तरह ये भी इंटर के इम्तहानात की तैयारी कर रहा है। बचपन ही से ये दोनों मुख्तलिफ स्कूलों में लेकिन एक ही क्लासेस में हैं। मेरे कुछ कहने से पहले ही आंटी ने कह दी, ये बचपन की दोस्तियां जवानी में कुछ भी रंग दिखा देती हैं। इन साहब ने कहा, मैं कहने ही वाला था कि लिज़ा की वालिदा ने खुद ही जवाब दे दिया। ये बहुत शरीफ बच्चा है और मेरी बेटी भी ज़माने की ऊंच नीच अच्छी तरह समझती है। लिज़ा की माँ ने, जो भी एयरपोर्ट में दाखिले तक बेटी की बुराइयों में मसरूफ थी, अचानक ही अपनी बेटी की तारीफ शुरू कर दी। आंटी, मैं चलूँ? घर पर मेरा इंतजार हो रहा होगा। मैंने इनसे इजाज़त ली और आगे बढ़ गया। मैं कार में आकर बैठा ही था कि लिज़ा का फ़ोन आ गया। यार, मामा को बाय रोड इस्लामाबाद छोड़कर आओगे? लिज़ा ने राब्ता होते ही कहा। लैला के तो कुत्ते को भी प्यार करना पड़ता है, वो तो फिर तुम्हारी माँ है। मैंने कहा, वैसे तुमने जिस बदतमीज़ी का मुजाहरा किया था, इसकी तवक्को कम अज़ कम मैं तुमसे नहीं कर रहा था। मैंने कहा, तो तुम क्या तवक्को कर रहे थे? जो कह रही थी वो मान लेती, इसमें कोई हर्ज भी नहीं। मैंने कहा, और वो हंसने लगी। बाद में शिकायत ना करना, लिज़ा ने कहा, और मैं फ़िक्रे पर गौर दिए बगैर मुस्कुरा दिया और कार आगे बढ़ा दी। मेरी शुरू से ये ख्वाहिश थी कि मैं इंजीनियर बनूँ, लेकिन जब हम 9वीं जमात में आए और मैंने लिज़ा से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो इसने कहा, नहीं, तुम इंजीनियर नहीं, डॉक्टर बनोगे। फिर इसने मेरे फार्म पर प्री इंजीनियरिंग काट कर अपने हाथों से प्री मेडिकल लिखा। मैंने इसकी वजह मालूम करनी चाहिए तो इसने कहा, तुम डॉक्टर इसलिए बनोगे कि मैं भी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। घर पहुंचा तो वहाँ वाकई तो हम लोग डाइनिंग टेबल पर मेरा इंतजार कर रहे थे। अब्बा भी ड्यूटी से वापस आ गए थे। कहाँ रह गए थे? मैं कमरे में दाखिल हुआ ही था कि अपिया ने सवाल किया, अगर आप एयरपोर्ट पिछली गली में बनवा देती तो मुझे देर ना होती, ना आपको इंतजार करना पड़ता। मैंने जवाब में कहा, और वहाँ मौजूद तमाम चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। चलो हाथ धोकर मेज़ पर आ जाओ, अम्मी ने कहा, और मैंने फौरी तौर पर वॉशरूम की तरफ कदम बढ़ा दिए। ये हर खाने से पहले आप हाथ धोने का क्यों कहती हैं? मुझे अपिया की आवाज़ सुनाई दी। बेटा सुन्नत है, अम्मी ने जवाब दिया। अम्मी, हम चमचे से खाना खाते हैं तो आप हाथ क्यों धुलवाती हैं? अपिया ने सवाल किया। अपिया रिलीजन की हर बात में लॉजिक नहीं ढूंढते, अम्मी की बजाय लिज़ा ने जवाब दिया। देखा कितनी समझदार है मेरी बेटी। मेरी लिज़ा की तारीफ की। एक तो आप ना अम्मी दुनिया के हर शख्स में तारीफ का कोई ना कोई पहलू निकाल लेती हैं, सिवाय मेरे और भाई के। अपिया ने शिकायत की। जो तारीफ के काबिल होता है उसी की तारीफ की जाती है, अम्मी का जवाब था। ये बताएं कि अरशद में आपको ऐसे क्या काबिल तारीफ बात नजर आई कि मेरा अपॉइंटमेंट लेटर वापस कराकर इस गोंचू से मेरी शादी करवा रही है? अपिया ने कहा, और अम्मी भड़क उठी। कौन सी बात इसमें ऐसी है जो काबिल तारीफ नहीं है? अमेरिका में है, हार्ट सर्जन है, अपना अस्पताल है वहाँ, और क्या चाहिए? अम्मी ने बैठे बिठाई अपिया की क्लास ले ली और अपिया मुंह बनाकर रह गई। आप इतने वसूख से कैसे कह सकती हैं कि वो हार्ट सर्जन है? इसका अपना अस्पताल है, वहाँ आपने देखा है अस्पताल, ऐसे हार्ट सर्जरी करते हुए देखा है? वो मुझे हार्ट सर्जन तो क्या डॉक्टर भी नहीं लगता, पूरा गोंचू है गोंचू। अपिया प्लीज़, लिज़ा ने भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहा है। तुम क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रही हो? कुछ होते हैं जो पैदाइशी नाशुक्री होते हैं। अम्मी ने अपनी अधूरी क्लास पूरी की। तुम्हारे लिए मैंने इसी नाशुक्री के कमरे में ही बेड बिछवा दिया है। मैं सिर्फ इस सूरत में इसे अपने कमरे में आने दूंगी जब ये इसे अरशद भाई नहीं बल्कि गोंचू कहेगी। अपिया की तोपों का रुख अब लिज़ा की तरफ हो गया। मैं तो कभी नहीं कहूँगी, लिज़ा ने जवाब दिया। तो फिर अपना बेड ले जाओ, बाहर लान में लगा दो। आपके यहाँ मेहमानों के साथ ऐसा सलूक होता है? लिज़ा ने मुस्लिम गुस्से के साथ अम्मी से शिकायत की। तुम इसकी बकवास एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। आहर कुदरत ने तुम्हें 2 कान किस लिए दिए हैं? मगर जुबान तो एक ही दी है। लिज़ा ने कहा, वो इसलिए कि अच्छी अच्छी बातें करो, होने वाले शोर के लिए अच्छी बातें करो। अम्मी ने कहा, इसे बुरे नाम दो, जैसे गोंचू की तरह के नाम ना दो। लिज़ा ने बात आगे बढ़ाई, मगर अम्मी के साथ अब तुम मेरी नानी भी ना बन जाना। आइंदा तुमने मुझे ये नाम देने की कोशिश की तो मैं सब अदब आदाब भूल जाऊंगी। लिज़ा ने कहा, तुम्हारा मतलब है नानी कहा तो? और लिज़ा ने गर्दन हाँ में हिला दी और अपिया के चेहरे पर हैरानी तारी हो गई। अपिया, इस बहस को छोड़ो और ये बताओ कि एसपी साहब अभी तक क्यों नहीं आए? आमतौर पर तो वो खाना हमारे साथ ही खाते हैं। मैंने गुफ्तगू का रुख मोड़ने की गरज से कहा और इसमें कामयाब रहा। उनका फ़ोन आया था कि आज इन्हें आने में देर हो जाएगी। अम्मी ने बताया, मेरे अब्बा एसपी नहीं थे, लेकिन उनकी सख्त तबीयत की वजह से अपिया इन्हें ये ओहदा दिया करती थी और फिर मुझ समेत सब इस अल्फाज को दोहराने लगे थे। और अब तो
ابا بھی جاننے لگے تھے کہ ان کی غیر موجودگی میں ان کی فیملی انہیں کس نام سے پکارتی ہے۔ امی کی وضاحت کے ساتھ ہی سب کے چہروں پر اطمینان آ گیا کہ اتنی دیر میں باہر سے ہارن کی آواز آ گئی۔ لو آگے تمہارے ایس پی صاحب، امی نے ہارن کی آواز پہچانتے ہوئے کہا، اور پھر وہ کمرے میں آ ہی گئے۔ ارے لیزا بیٹیا بھی موجود ہے، انہوں نے سب سے پہلے لیزا کو ہی مخاطب کیا۔ میرے علم میں ہوتا تو میں تمہارے لیے کچھ لے آتا۔ ابا نے کہا، فکر نہ کریں، اب یہ کافی روز ہمارے سر پر مسلط رہے گی، کل یا پرسوں یا اس کے بعد کسی دن بھی تحفہ لے آئیے گا۔ ابیا نے کہا، نہیں بیٹا ایسا نہیں کہتے، یہ بھی لیزا کا اپنا گھر ہے، جتنے دن چاہے رہ سکتی ہے۔ ابا نے کہا، تھینک یو انکل۔ لیزا نے ابا کا شکریہ ادا کیا۔ چاہتی تو میں یہ تھی کہ اپنی آخری سانس تک یہیں قیام کروں، لیکن کچھ مجبوریاں ایسی ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتی۔ لیزا نے کہا، میں سمجھ سکتا ہوں تمہاری مجبوری۔ ابا نے کہا، نہیں انکل، آپ کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ لیزا کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ چلو میں غلط ہی صحیح، لیکن تم سمجھا دو کیا مجبوری ہے۔ ابھی نہیں، بلکہ یہ راز تو قبر تک میرے ساتھ ہی جائے گا۔ لیزا نے کہا، کیسی لڑکی ہے یہ، اتنی سی عمر میں مرنے اور قبر میں جانے کی بات کر رہی ہے، زندہ رہنے کی بات کر لڑکی۔ مجھے دیکھ آتے ہوئے طوفان کو دیکھ کر میں ہنس رہی ہوں اور امریکہ جانے کی تیاریاں کر رہی ہوں۔ ابیا نے کہا، ہاں بیٹا سیما صحیح کہہ رہی ہے۔ ابا نے کہا اور لیزا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم سب لوگوں نے کھانا کھا لیا ہے؟ ابا نے سوال کیا، پھر بولے، چلو تم سب کو اچھی سی کافی پلواتا ہوں۔ ابا نے کہا، نہیں انکل، آئس کریم۔ لیزا نے کہا، یہ کون سا موسم ہے آئس کریم کا؟ اماں نے دھل اندازی کی، سردیوں میں ہی آئس کریم کھانے کا مزہ آتا ہے۔ لیزا نے کہا، جب میں اسلام آباد جاؤں گی تو برف باری کے دوران پاپا کو لے کر آئس کریم کھانے جاؤں گی، اور اس وقت تک کھاتی رہوں گی جب تک اس دکان پر ایک کپ بھی آئس کریم نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے ہی دکان والا تمہیں دکان سے نکال دے گا، یا پھر تمہارے ابا کھینچ کر باہر لے آئیں گے کہ آج جتنی اوپر کی آمدنی ہوئی تھی ان سب کی تم نے آئس کریم کھا لی۔ میں نے کہا، میرے پاپا رشوت نہیں لیتے۔ لیزا نے برا ماننے والے انداز میں کہا، رشوت نہیں لیتے تو کسٹم میں کیوں ہے؟ کسی شریفانہ ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر کیوں نہیں کروا لیتے؟ میں نے کہا، اور لیزا کا منہ بن گیا، اب ایسی ہی باتیں کرو گے یا گاڑی میں جا کر بیٹھو گے تاکہ ہم آئس کریم کھانے جا سکیں؟ ابا نے کہا، اور ہم سب اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کے، سب سے آخر میں اٹھنے والی امی تھی۔ ہم پشاوری آئس کریم پہنچے تو ہر ایک نے اپنی اپنی پسندیدہ فلیور کی آئس کریم منگوا لی۔ سب نے اپنا آرڈر دیا۔ میرے اور ہاور کے لیے پستہ لائیں۔ لیزا نے کہا، میرا آرڈر بھی تم نے دے دیا ہے، میرا جی چاہ رہا تھا کہ کوئی دوسرا فلیور لے لو۔ میں نے مصنوعی احتجاج کیا، تمہیں بچپن سے جانتی ہوں، تم پستہ کے علاوہ اور کوئی فلیور کھا ہی نہیں سکتے۔ لیزا کے لہجے میں اعتماد تھا اور وہ کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہی تھی، لیکن آج میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ پستہ آئس کریم کھاؤں۔ میں نے کہا، مجھے پستہ آئس کریم پر لگا کر اب تو اپنا فلیور تبدیل کر رہے ہو؟ اس بار لیزا کے لہجے میں احتجاج تھا۔ اس طرح الجھتے رہے تو زندگی کیسے گزار پاؤ گے؟ ابیا نے دل دیا، اللہ نہ کرے کہ میں اس کے ساتھ زندگی گزاروں۔ لیزا نے کہا اور میں اسے گور کر رہ گیا۔ لیزا کی بات نے مجھے غصہ دلا دیا تھا۔ کیا کمی ہے مجھ میں نے کسی قدر تیش سے کہا، تم اس زمین پر اعلیٰ ترین گونچو ہو۔ لیزا نے کہا اور ساتھ ہی ایک کہکا بھی لگا دیا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ گونچو اسے کہتے ہیں، یہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے انجینئر بننے کا خواب دیکھتا ہے، لیکن پھر کسی کے کہنے پر میڈیکل لائن کی طرف چل دے۔ لیزا نے ایک ایسی بات کی تھی جس سے میں کھول اٹھا تھا۔ اور کس نے مجھے مجبور کیا تھا یہ کرنے کے لیے؟ میں نے سوال کیا اور لیزا ہنستی۔ میں نے مشورہ دیا تھا، تم چاہے تو انکار کر سکتے تھے۔ لیزا نے کہا، میں بھی اسے انجینئر دیکھنا چاہتا تھا، مجھے تو پتہ چلا کہ یہ سب تمہاری کارستانی تھی۔ ابا نے کہا اور میں نے سکون کا سانس لیا۔ انکل میں نے تو یوں ہی مذاق میں کہا تھا۔ لیزا منمنائی، ابھی میں کالج میں ہی جا کر وہ فارم نکلواتا ہوں جس پر تم نے پری انجینئرنگ کاٹ کر پری میڈیکل لکھا تھا۔ میں نے کہا، اوکے بابا، تم گونچو نہیں ہو اب تو خوش؟ لیزا نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا وہ مذاق کر رہی ہے، ویسے بھی وہ ہماری مہمان ہے۔ ابا نے لیزا کی حمایت کی۔ آپ اسے مہمان کہہ رہے ہیں؟ یہ بلائی جان ہے، میں نے کہا، اور میز پر بیٹھے تمام لوگ مسکرا دیے۔ تم سے شادی نہ کرنے کا ابھی چند لمحوں پہلے اعلان کر کے تمہاری جان پر ہر آنے والی بلا دور کر دی۔ ہاور کہاں کھو گئے؟ میں یادوں کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا کہ اچانک آنٹی کی آواز نے مجھے ماضی سے حال میں پہنچا دیا۔ بس آنٹی یوں ہی ذرا ماضی میں چلا گیا تھا۔ میں نے کہا، سمجھ سکتی ہوں تمہارا دکھ۔ آنٹی کی آواز ہے، جب ہم اب تک نہیں سنبھل سکے تو تمہارے بچپن کی دوست تھی، زیادہ وقت تو تم دونوں ساتھ ہی گزارتے تھے۔ آنٹی کا انداز تسلی دینے والا تھا۔ وہ حادثہ ایسا تو نہیں تھا کہ ہم 3 برسوں میں اسے بلا دیں؟ میں نے کہا، ہاور میں چاہتی ہوں کہ تم 2-3 دنوں کے لیے صحیح لیکن اسلام آباد آ جاؤ۔ آنٹی کی آواز میرے کانوں میں آئی، کوئی خاص بات ہے؟ میں نے سوال کیا۔ اتنی خاص کہ میں 6 ماہ بعد تمہیں فون کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں، آنٹی نے کہا، اور میں ماضی میں جاتے جاتے رہ گیا۔ کیا لیزا کے حوالے سے کوئی اہم بات ہے؟ میں سوال کے بغیر نہیں رہ سکا۔ تم اسلام آباد آؤ گے تو تفصیل سے بات ہوگی۔ انہوں نے کہا، صحیح پہنچ رہے ہو تم، لیکن پہلے وعدہ کرو کہ تم 1-2 دن میں آ رہے ہو۔ لیزا کی والدہ کا اصرار بڑھ رہا تھا۔ پہلے بتائیں، گفتگو لیزا کے بارے میں ہوگی نا؟ میں نے اصرار کیا۔ اب تم سے میں گائنی پرابلم پر تو بات کر نہیں سکتی کیونکہ ابھی تم میڈیکل اسٹوڈنٹ ہو، ڈاکٹر نہیں بنے۔ آنٹی نے کہا، میں ابھی جا کر کل کے لیے سیٹ بک کراتا ہوں، لیکن میں آپ کے گھر پہنچوں گا کیسے؟ تم سیٹ بک کرا لو اور مجھے میسج کر دینا، میں خود ایئرپورٹ پر آؤں گی۔ آنٹی نے کہا، اور میں مطمئن ہوگا۔ ایک اور بات بتائیں، آپ ابیا کی شادی میں کیوں نہیں ہیں جبکہ ہم نے لیزا کے ایکسیڈنٹ کے بعد تقریباً سال بھر تک ابیا کی شادی ملتوی بھی کی تھی؟ میں نے سوال کیا۔ تمہاری ابیا کی شادی میں شرکت نہ کرنے کا دکھ مجھے بہت زیادہ ہے، بلکہ سچ پوچھو تو مجھ سے زیادہ دکھ تمہارے انکل کو ہے۔ وہ مجھے مجبور کرتے رہے کہ ہم صبح جائیں گے اور شام کو واپس آ جائیں گے، لیکن میں کہتی رہی کہ میں وہاں گئی تو میرے غم پھر سے تازہ ہو جائیں گے۔ آنٹی نے کہا، ہم سب کو آپ کے آنے کا بہت انتظار تھا۔ میں نے کہا، میں نے کئی بار اپنے دل کو سمجھایا تھا، لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود میں دل کے آگے ہار گئی۔ آنٹی نے کہا،
تمہارے والد نے جتنی مرتبہ فون کیا تھا وہ ہر بار مجھ سے یہی کہتے رہے کہ ہم سب سے اچھے دوستوں سے محروم کر رہی ہو، لیکن یقین کرو کہ 3 سال میں کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ میری آنکھیں نہ بھیگی ہوں۔ انہوں نے کہا لیزا کوئی ایسی ہستی نہیں کہ اسے یوں آسانی سے بلایا جا سکے، میں نے کہا، اور مجھے فون پر ان کی سسکی کی آواز سنائی دی۔ یہ تو جب سے ڈانا آئی ہے اس سے میرا غم کچھ ہلکا ہوا ہے۔ آنٹی نے کہا یہ کون ذات شریف ہے؟ میں نے سوال کیا۔